नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इसमें देखेंगे क्लास 10th के साइंस के टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये देखिएगा दोस्तों, ये उसका पार्ट चौथा है। पार्ट 3 तक पहले से ही हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में पहले उसको देख लीजिए, ठीक। और ये जो है आप लोगों का पार्ट 4 है। और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पेन किधर है? चलेगा, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, सीधे पॉइंट पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपके सामने। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? सबसे पहले समझिएगा आवर्त सारणी होता क्या है। दोस्तों, अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग जगह रख करके एक आवर्त सारणी मतलब बनाया गया था, उसी को बोलते हैं आवर्त सारणी। और आवर्त सारणी यदि आवर्त सारणी का बात आता है तो सबसे पहले दोस्तों आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे पहले एक नियम दिए थे, त्रिक का नियम। कौन दिए थे? त्रिक का नियम। सबसे पहले दिए थे त्रिक नियम। दोस्तों, त्रिक नियम जो दिए थे ये आपका दिया था डोबेराइनर। त्रिक नियम कौन दिया था? ये दिया था डोबेराइनर। कौन दिया था? ये डोबेराइनर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया? तो त्रिक का नियम दिया था डोबेराइनर। कौन दिया था? डोबेराइनर। इन्होंने क्या किया था, मतलब तीन तत्व को सदा करके अपना आवर्त सारणी बनाने का प्रयास कर रहा था। वही कहलाया, क्या कहलाया? त्रिक का नियम कहलाया। नियत नहीं होगा, त्रिक का नियम कहलाया। यानी कि त्रिक का नियम कौन दिया था? डोबेराइनर दिया था। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नियम जब फ्लॉप हो गया था तब जाकर के दिया था अष्टक का नियम। कौन नियम? अष्टक का नियम। दोस्तों, अष्टक का नियम जो दिया था ये आपका दिया था न्यूलैंड। ये कौन दिया था? न्यूलैंड। अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड। अष्टक का नियम कौन दिया था? न्यूलैंड। अष्टक का नियम कौन दिया? न्यूलैंड। ये भी नियम जब फ्लॉप हो गया तब जाकर के एक और वैज्ञानिक आए जिसका नाम है मेंडली। जिसका नाम क्या है? मेंडली। दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आया और इन्होंने अपना आवर्त सारणी ही बना दिया। तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का काम कौन किया था? मेंडली। कौन किया था? मेंडली। और इन्होंने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें तत्वों को परमाणु भार पर सजाया था। किस पर सजाया था? परमाणु भार पर सजाया था। परमाणु भार पर। यानी कि पूछेगा मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसका सजाने का आधार क्या था? तो परमाणु भार पर सजाया था। इसमें भी कुछ कमी रह गई थी, जिस कमी को दूर करते हुए मोसले साहब ने एक आवर्त सारणी बनाया। मोसले। कौन बनाया? मोसले एक आवर्त सारणी बनाया जिसको कि आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? मोसले। कौन है? मोसले। एकदम इस सब बात को याद रखिएगा, इस सब बात बोर्ड में पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता कौन है? मोसले। और मोसले ने जो अपना आधुनिक आवर्त सारणी बनाया ये सजाया परमाणु संख्या पर। किस पर सजाया? परमाणु संख्या। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परमाणु संख्या पर सजाया। पूछेगा यानी कि मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को सजाने का आधार क्या है? दोस्तों, ये आपका परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। अब देखिएगा, तत्वों को जो आवर्त सारणी में सजाया गया है तो उसमें क्या कहते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में जो तत्वों को रखा गया है तो उसको यदि क्षैतिज, तो सबको साफ कर देते हैं। पहले साफ कर देते हैं, जस्ट रवा के जाए। कहाँ है डस्टर? चलिए आइएगा, फिर ये सबको थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ उदग्र स्तंभ होते हैं। उदग्र का मतलब खड़ा होते हैं, ऐसे खड़ा के नहीं गया, खड़ा। इसको बोलते हैं उदग्र स्तंभ। क्या बोलते हैं? उदग्र स्तंभ। उदग्र। इसको क्या बोलते हैं? उदग्र स्तंभ। उदग्र स्तंभ जो रहता है दोस्तों, उदग्र स्तंभ यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ रहते हैं उसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ रहते हैं, मतलब जो खड़ा रहते हैं, खड़ा रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं। इसका संख्या क्या गो है दोस्तों? इसका संख्या 18 गो है। क्या गो है? 18 गो है। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ कितने हैं? 18 गो। वर्ग क्या गो? 18 गो। समूह क्या गो? 18 गो। ग्रुप क्या गो? 18 गो। खड़ा वाला क्या गो? 18 गो। अब जब गिनेंगे सुतलका लाइन कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों सुतलका लाइन जो होता है उसको बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलते हैं? क्षैतिज कतार, उसको बोलते हैं क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। सुतलका वाला को बोलते हैं क्षैतिज पंक्ति। सुतलका वाला को क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्ति। क्षैतिज लाइन जो रहता है ये आपका कहलाता है आवर्त। ये आपका क्या कहलाता है? आवर्त। ये आपका आवर्त कहलाता है या पीरियड कहलाता है? पीरियड, PERIOD। क्या कहलाता है? पीरियड। आवर्त कहलाता है या पीरियड कहलाता है? आवर्त कहलाता है या पीरियड कहलाता है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि सुतलका लाइन 7 गो है। क्या गो है? 7 गो है। सुतलका लाइन 7 गो। सुतलका मतलब 7 गो। सुतलका लाइन क्या गो है? 7 गो। सुतलका लाइन 7 गो। तो आवर्त क्या गो? 7 गो। आवर्त क्या गो? 7 गो है। वर्ग क्या गो है? 18 गो। वर्ग क्या गो है? 18 गो। एकदम मिस ना कीजिएगा। आइए आप क्वेश्चन पर। तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त का मतलब सुतलका, सुतलका मतलब 7 गो। सुतलका मतलब क्या गो? 7 गो है। तो 7 गो है तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। कहता है जल, जल का जो सूत्र होता है दोस्तों H2O। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात, जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं दोनों का अनुपात क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके सामने है 2:1 है, 1:2 है, 3:1 है, 1:3। देखिएगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने के लिए सबसे पहले आप समझिएगा दोस्तों, जल जो होता है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अब देखिएगा इसमें हाइड्रोजन क्या गो है? हाइड्रोजन का क्या गो परमाणु? हाइड्रोजन का परमाणु क्या गो है? 2 गो है। हाइड्रोजन का परमाणु क्या गो है? 2 गो है। ऑक्सीजन का परमाणु क्या गो है? 1 गो है। दोनों का अनुपात, तो हाइड्रोजन 2 गो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात दोस्तों 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:1, 2:1 हो जाएगा। यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। देखिए अनुपात में जो शब्द पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। यहाँ देखिएगा पहले है हाइड्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन। तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन वाला 2 गो, ऑक्सीजन वाला 1 गो, ये आपका हो गया 2:1। लेकिन क्वेश्चन कभी उल्टा भी देता है, घुमा भी देता है। यदि कहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात तब तो चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग हो जाने के अनुपात में जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। ठीक। और दोस्तों ये जो आपका हुआ नॉर्मल जल हुआ, जिसका सूत्र आपका होता है H2O। और एक होता है भारी जल। क्या होता है? भारी जल। भारी जल, भारी जल इसको बोलते हैं हैवी वाटर, भारी जल या हैवी वाटर। दोस्तों इसका सूत्र जो होता है ये होता है D2O। ये क्या होता है? D2O। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, जब पूछेगा जल का सूत्र तो H2O, जल का सूत्र H2O। जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, और भारी जल जो होता है इसका सूत्र होता है D2O। इसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। और कभी कभी इसका परमाणु भार भी पूछ दिया जाता है, परमाणु भार। दोस्तों ये जल का जो परमाणु भार है ये आपका होता है 18। कितना होता है? 18। परमाणु भार इसका होता है 18। और भारी जल का होता है 20। भारी जल का कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। भारी जल का हो जाता है 20। ये सब बात को भी ध्यान रखिए। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? या इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है हजामत बनाने में या सैलून में या शेविंग करने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, उसके बाद है उत्तल दर्पण, उसके बाद है अवतल दर्पण। तो देखिएगा दर्पण के यूज, यानी कि दर्पण के यूज को समझने के लिए थोड़ा सा दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है पहले थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो अपना सब घर में नॉर्मली देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो देखते रहते हैं दर्पण,
तो अपना सब घर में जो रहता है नॉर्मल दर्पण, वो आपका होता है समतल दर्पण। ये क्या होता है? समतल दर्पण। अब देखिएगा इसमें जो दोस्तों प्रतिबिंब आपका बनता है, इसमें प्रतिबिंब आपका बनता है काल्पनिक। हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी, काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? आभासी। काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं? आभासी। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। कैसा होता है? सीधा। कैसा होता है? सीधा। और दोस्तों इसमें जो है समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। से मान लीजिए कलम का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो दर्पण के सामने रखेंगे कि 5 सेंटीमीटर का बनेगा, छोट बड़ा नहीं बनेगा। कौन में? समतल में। समतल का मतलब समान, समतल का मतलब समान प्रतिबिंब, समतल का मतलब समान प्रतिबिंब। देखिएगा तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है, काल्पनिक को आभासी कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उसके बाद कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका उपयोग प्रायः घर में करते हैं। कहाँ करते हैं? घर में किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल में देखिएगा क्या है? उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल में देखिएगा दोस्तों, उत्तल का नाम छोटा है, अवतल का नाम बड़ा है। उत्तल का नाम छोटा है, अवतल का नाम बड़ा है। उत्तल का नाम छोटा है, अवतल का नाम बड़ा है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है इसमें भी हमेशा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक कहिए या आभासी कहिए, हमेशा काल्पनिक बनता है। और ये भी कैसा बनता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। लेकिन ये हमेशा बनेगा छोटा। हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। इसमें भी काल्पनिक, इसमें भी काल्पनिक, सीधा सीधा। समतल में समान, अवतल में उत्तल में छोटा। समतल में समान, उत्तल में छोटा। अब देखिएगा दोस्तों आपके सामने 3 दर्पण का नाम है, समतल है, उत्तल है, अवतल है। सबसे छोटा कौन नाम है? उत्तल। तो सबसे यानी कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन में बनेगा? उत्तल में। उत्तल में हमेशा छोटा बनेगा। उत्तल में क्या बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा। समतल में क्या बनेगा? समान बनेगा। समतल में क्या बनेगा? समान बनेगा। और दोस्तों ये जो आपका अवतल हो गया, इसमें सब टाइप का बनता है। काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, और वस्तु के बराबर भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। सबसे यानी कि सब टाइप का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। इसीलिए अधिक जगह पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अधिक जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनवाने में दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि छोटका छोटका दाढ़ी तनिक बड़का बड़का दिखाई पड़े, और उसको मतलब जो है सेविंग करने में थोड़ा सा बढ़िया से सेविंग हो जाए, छूटे उठे नहीं, यानी कि प्रतिबिंब को बड़ा दिखने के लिए, प्रतिबिंब को बड़ा दिखने के लिए। अब आप ही दिमाग लगाइए कि प्रतिबिंब का बड़ा दिखने के लिए तो बड़ा प्रतिबिंब कौन में बनेगा? तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। कौन में बनेगा? अवतल दर्पण में। तो हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में या सैलून में या शेविंग बनाने में वहाँ कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिएगा दोस्तों थोड़ा सा इसके उपयोग के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग बेसिकली 2 जगह किया जाता है, मेन रूप से 2 जगह। उत्तल दर्पण का उपयोग आपका दोस्तों पहला किया जाता है मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, एकदम साइड मिरर में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहा है कि उसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण बहुत सारा गाड़ी का प्रतिबिंब दर्पण पर बन जाता है छोटा छोटा, और ड्राइवर को जो है एकदम ड्राइविंग करने में सुविधा होता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग कहाँ में होता है? मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, बगल वाला आईना में, बगल में दोनों तरफ से साइड में आईना, उसी को बोलते हैं साइड मिरर में। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण? वहाँ लगेगा हमेशा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उसके बाद क्या कहते हैं, गली के किनारे, मतलब गली में या सड़क के किनारे पोल पर जो बल्ब रहता है इसको बोलते हैं रोड लाइट। क्या बोलते हैं? रोड लाइट। और रोड लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो भी आपका होता है उत्तल दर्पण। यानी कि रोड लाइट में जो बल्ब लगा रहता है उसका जो परावर्तक सतह होता है वो भी आपका होता है उत्तल दर्पण। तो 2 जगह समझिएगा। सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है क्या कहते हैं, साइड मिरर। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, रोड लाइट में उत्तल दर्पण। बाकी कहीं भी आवे सब में मारना है अवतल दर्पण। बाकी कहीं भी आवे सब में क्या मारना है? अवतल दर्पण। पूछेगा आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, गला का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर,
फलना का डॉक्टर, चिन्ना का डॉक्टर, कोई डॉक्टर वाला बात आएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में, आगे में जो बल्ब रहता है उसको बोलते हैं हेडलाइट, यानी कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, टॉर्च में हेडलाइट, ये क्या कहते हैं अवतल दर्पण, सौर कुकर में अवतल दर्पण, उसके बाद सर्च लाइट में अवतल दर्पण। सर्च लाइट में भी क्या होता है? अवतल दर्पण। यानी कि ये दोनों बात को छोड़ करके कहीं भी आएगा एकदम अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, केवल 2 बतिया को याद रखिएगा, आपका प्रॉब्लम एकदम कहानी खत्म। रोड लाइट में और मोटर गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, बाकी कहीं भी आवे, कभी भी आवे, कुछ भी आवे, मार देना है अवतल दर्पण, कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। एकदम समझ गए होते, बाद में लाइक वाला बटन फटाफट टिपिएगा दोस्तों। हम आपके एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, एकदम अभी से दोस्त तैयारी बना लीजिए, एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? समझिए पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है। दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो होता है इसमें 7 गो रंग होते हैं। क्या रंग होते हैं? 7 गो रंग। उसको जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, प्रिज्म से होकर क्या करते हैं? गुजारते हैं, तो 7 भाग में टूट जाता है। 7 भाग में टूट जाता है तो उसी भाग को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम में जो होता है कौन से मतलब किस रंग का किरण सबसे अधिक झुकता है, इसके बारे में बताना है। तो चलिएगा, मान लीजिए दोस्तों ये आपका प्रिज्म है, ये आपका क्या है? प्रिज्म। ये आपका क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ये आपका हो गया प्रिज्म, ये हो गया प्रिज्म। ये क्या हो गया? प्रिज्म। इस पर क्या किए? सूर्य का प्रकाश दिए, सूर्य का प्रकाश डालें, ये क्या भाग में टूटेगा? 7 गो भाग में टूटेगा। ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्या भाग में टूटेगा? 7 गो भाग में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में टूटेगा। पहले यहाँ से यहाँ चला गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में टूटा। इस 7 रंग का जो दोस्तों वर्णक्रम होता है इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। और ये 7 भाग में अलग अलग जो टूट गया तो ये आपका कहला जाएगा स्पेक्ट्रम। ये क्या कहला जाएगा? स्पेक्ट्रम। और दोस्तों प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो किससे संभव है? प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म के बिना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ये आपका सूर्य प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है? सूर्य प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश है। इसको जब प्रिज्म से गुजारे तो 7 गो भाग में टूटा। 7 गो भाग में टूटा तो 7 यानी कि 7 गो भाग में टूटा तो 7 रंगों का नाम आपको बता देते हैं, उसको याद रख लीजिए, उसको याद रखिएगा। उसको तरीके भी से याद करते हैं। बैजा लिखना है, बै जा नी फा, उसके बाद पी ना ला, ये आपका ट्रिक है। ठीक, बै जा नी हा पी ना ला। बैगनी जामुनी, बै जा नी हा पी ना, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। दोस्तों यहाँ दीजिए आपका 1 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। दोस्तों यही आपका 7 गो रंग में टूट जाता है। 7 गो रंग में टूट जाता है। बोल देते हैं अपना, इसको लिख लीजिएगा। बैगनी पहला कौन हुआ? बैगनी जामुनी, ये बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी, उसके बाद लाल, उसके बाद क्या हो जाएगा? लाल। तो दोस्तों देखिएगा, तो सबसे अधिक जो आपका झुका है, सबसे अधिक यही ना, सबसे अधिक झुका है 1 नंबर वाला, यानी कि बैगनी। सबसे अधिक कौन झुका है? बैगनी झुका है। कौन झुका है? बैगनी। सबसे अधिक कौन झुका है? बैगनी झुका है। और दोस्तों सबसे नीचे आया है बैगनी। सबसे नीचे कौन सा है? बैगनी। इसका काम है, इसको लिख देते हैं बैगनी, बैगनी। और सबसे ऊपर पर आपका लाल है। सबसे ऊपर पर कौन है? लाल है। सबसे ऊपर पर कौन है? लाल है।
तो सबसे अधिक जो झुका है बैगनी, सबसे अधिक झुकना कहिए या मुड़ना कहिए, सबसे अधिक झुका या मुड़ा, इसी को बोलते हैं विचलित होना। इसी को क्या बोलते हैं? विचलित होना। तो सबसे अधिक झुका है, सबसे अधिक मुड़ा है या सबसे अधिक विचलित हुआ है कौन रंग? तो बैगनी रंग। कौन सा रंग? बैगनी रंग। यानी कि विचलन को ही बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, प्रकीर्णन का मतलब फैलना। तो सबसे बेसी कौन फैला है? बैगनी। सबसे बेसी कौन फैला है? बैगनी। तो सबसे बेसी प्रकीर्णन भी किसका होगा? बैगनी का। सबसे बेसी प्रकीर्णन भी किसका होगा? बैगनी का। एकदम ध्यान रखिएगा, सबसे बेसी प्रकीर्णन किसका होगा? बैगनी का। सबसे कम, एक सेकंड, सबसे कम कौन फैला है? सबसे कम कौन फैला है? तो लाल। सबसे कम कौन फैला है? लाल। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? तो लाल का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल का। दोस्तों, प्रकीर्णन का दुश्मन होता है तरंगदैर्घ्य। प्रकीर्णन का दुश्मन कौन होता है? तरंगदैर्घ्य। मतलब प्रकीर्णन सबसे बढ़ल रहेगा तो तरंगदैर्घ्य सबसे कमल रहेगा, तरंगदैर्घ्य सबसे कमल रहेगा। दोस्तों, प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी का, प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी का, तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का, तरंगदैर्घ्य सबसे कम। और दोस्तों और बाद प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का, प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का, तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग का। देखिएगा लाल रंग का क्या क्या थोड़ा समझिएगा। दोस्तों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम। पूछेगा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम? तो ललका का प्रकीर्णन सबसे कम और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जिसके कारण लाल रंग जो है बहुत दूर तक दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए खतरा का संकेत जहां भी होता है, खतरा का संकेत लाल रंग का ही दिया जाता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण। और दोस्तों, बैगनी जो होता है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी का क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे अधिक, प्रकीर्णन की होता है सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कम। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ से ये चारों क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग। ठीक, पूछेगा सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी। तो दोस्तों, इसमें कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कौन झुकता है? तो बैगनी झुकता है। कौन झुकता है? बैगनी। तो बैगनी किधर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी में एकदम टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में आपको ले चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, यानी कि प्राइमरी कलर। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? दोस्तों, प्राथमिक रंग उसको कहते हैं, प्राथमिक रंग उसको कहते हैं कि जिस दो रंगों को, मतलब जिस रंगों को मिलाकर अन्य रंग को प्राप्त किया जा सकता है, उसी को कहते हैं प्राथमिक रंग। उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका क्या है? नीला। पहला ऑप्शन क्या है? नीला। उसके बाद हरा, उसके बाद लाल। तो इनमें से सभी दोस्तों प्राथमिक रंग जो है, प्राथमिक रंग की संख्या 3 गो है। वो आपका कौन कौन है? तो ट्रिक याद रखिएगा, नहला, नहला। ठीक, न से नीला, ह से हरा और ला से लाल। नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल। प्राथमिक रंग ये तीनों है, प्राथमिक रंग ये तीनों है। और टीवी जो बनता है कलर में, यानी कि टेलीविजन में, इसी तीनों रंगों का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल, ये तीनों आपका प्राथमिक रंग हुआ। तो दोस्तों, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। एक पीएम का मतलब पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है, पिकोमीटर होता है। पिको का मतलब क्या होता है? पिको का मतलब क्या होता है? मीटर तक है, मीटर नहीं जाएगा, आपको समझना है पिको। यानी कि देखिएगा 10 के कुछ इंपोर्टेंट घात होते हैं, जिस घात के बारे में आप सबको बता देते हैं। पहला 10 पर पावर यदि -3 रहेगा, इसको बोलते हैं मिली। इसको क्या बोलते हैं? मिली। इसको क्या बोलते हैं? मिली।
10 पर पावर -3 रहेगा, इसको बोलते हैं मिली। 10 पर पावर -6 रहेगा, इसको बोलते हैं माइक्रो। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। 10 पर पावर -9 रहेगा, इसको बोलते हैं नैनो। इसको क्या बोलते हैं? नैनो। इसको बोलते हैं नैनो। 10 पर पावर -12 होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं पीको। इसको क्या बोलते हैं? पीको, पीको, पीको। इसको क्या बोलते हैं? पीको। और बाद 10 पर पावर -15, इसको बोलते हैं फर्मी या फेटो। फर्मी या फेटो, बहुत बार पूछा है। फर्मी, फर्मी या फेटो, फर्मी या फेमटो, फेमटो कहते हैं। फर्मी या फेमटो, फर्मी या फेमटो, फेमटो कहते हैं, फेमटो, फर्मी या फेमटो। 10 पर पावर -15 को फर्मी या फेमटो कहते हैं, फर्मी या फेमटो कहते हैं। और 10 पर पावर -18 को इसको बोलते हैं एटो। क्या बोलते हैं? एटो। इसको क्या बोलते हैं? एटो कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटो कहते हैं। मिली, देखिए पावर -3 है, पावर -6 है, पावर -9 है, पावर -12 है, पावर -15 है और पावर -18, यानी कि 3 के मल्टीपल है, मतलब 3 के गुणज में है। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फर्मी या फेमटो, उसके बाद बोलते हैं एटो। दोस्तों पर एग्जाम में सबसे अधिक बार ये पूछा जाता है आपका, माइक्रो पूछा जाता है और पीको पूछा जाता है। सबसे अधिक बार एग्जाम में इसी को पूछा जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों पीको, पीको का मतलब क्या होता है? 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -12 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा ये सब घात किस में है? माइनस में है। ये सब घात किस में है? माइनस में है। थोड़ा सा प्लस के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। 10 पर पावर -3, इसको बोलते हैं किलो। इसको क्या बोलते हैं? किलो। 10 पर पावर -6, इसको बोलते हैं गीगा। क्या बोलते हैं? गीगा। इसको क्या बोलते हैं? गीगा। 10 पर पावर -9, इसको बोलते हैं टेरा। किलो, मेगा, गीगा, किलो, मेगा, ये आपका होगा किलो, मेगा, गीगा। उसको किलो, सॉरी इसको मेगा बोलते हैं। किलो, मेगा, इसको बोलते हैं मेगा। मेगा का मतलब 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6। किलो, मेगा, इसको बोलते हैं गीगा। गीगा क्या बोलते हैं? गीगा। तो बताए टेरा। उसके बाद क्या आता है? टेरा, टेरा, इसको बोलते हैं टेरा। इसको क्या बोलते हैं? टेरा। उसके बाद आता है पेटा। 10 पर पावर 15 में आता है पेटा, टेरा, पेटा। उसके बाद 18 में आता है एग्जाम। क्या आता है? एग्जाम। ई एक्स से होता है एग्जाम। ये एग्जाम, ई एक्स से आपका हो जाता है एग्जाम। क्या होता है? एग्जाम। इसमें से नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है, फिर भी अपना समझ लीजिएगा। 10 पर पावर 3 रहेगा तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एग्जाम। क्या होता है? एग्जाम। इसमें आपका होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो या फर्मी, उसके बाद एटो। चलिए इस सबको कॉन्सेप्ट का तैयारी कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, पारे। पारे यानी कि मरकरी, जिसका संकेत Hg होता है, यानी कि पारे का एस्क है। पारे का एस्क है। सबसे पहले समझिएगा एस्क होता क्या है। दोस्तों पृथ्वी के अंदर से खोद करके जितना भी सामान निकाला जाता है वो सब कहलाता है खनिज। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। धरती के तल से जो मतलब खोद करके जो सामान निकालते हैं वो आपका कहलाता है खनिज। क्या कहलाता है? खनिज। और उसी में कुछ खनिज ऐसा होता है जिससे धातु निकाल सकते हैं, जिससे धातु निकाल सकते हैं अच्छा से, सस्ता से और कम लागत में। ठीक, आसानी से और कम लागत में निकाल सकते हैं धातु, तो उसी को कहते हैं अयस्क। उसी को क्या कहते हैं? अयस्क। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है पारे का अयस्क। पारे का अयस्क दोस्तों पारे का ये, पारे को ये पारा कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है। और मरकरी, इसी को मरकरी भी कहा जाता है, इसी को पारद भी कहा जाता है। ठीक, इसी को पारद भी कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं? इसका संकेत होता है Hg। क्या होता है? Hg होता है, Hg होता है। तो दोस्तों ये मरकरी या पारा, मरकरी या पारा का जो मरकरी या पारा का जो संकेत होता है, मरकरी या पारा का संकेत होता है सिनेबार। क्या होता है दोस्तों? सिनेबार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा मरकरी या पारा का या सिनेबार, या ऐसे भी पूछेगा घुरा करके सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। किसका? मरकरी का। सिनेबार किसका है? मरकरी का या पारा का? मरकरी का या पारा का। तो सब ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गलेना ये आपका लेड का अयस्क है। लेड बोले तो शीशा, लेड बोले तो शीशा, लेड बोले तो शीशा, लेड बोले तो शीशा, यानी कि लेड या शीशा का अयस्क कौन है? गलेना। कौन है? गलेना। बॉक्साइट,
दोस्तों ये आपका एल्युमिनियम का है, ये किसका है? एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का है। ये किसका है? एल्यूमिनियम का है। ये भी बहुत बार पूछा है, एल्यूमिनियम वाला भी बहुत बार पूछा है। और यहाँ तो ऑप्शन एल्युमिनियम हो गया, ऑप्शन में एल्युमिनियम नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए हेमाटाइट। थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में मिस हो गया है, हेमाटाइट ये होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हेमाटाइट। चलेगा, इसको सही कर दिए। ऑप्शन में एल्युमिनियम नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया था एल्युमिनियम, ये ऑप्शन में होना चाहिए हेमाटाइट। हेमाटाइट दोस्तों ये जो आपका है लोहा का अयस्क है, किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। टॉप 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा, जो वीडियो को देखिएगा तब आपको ओरिजिनल बात पता चलता है इसमें कितना क्वेश्चन छिपा हुआ। ठीक, तो इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, तो ऐसा वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़वाइए। चलिएगा एक बार फिर से देख लेते हैं। ये गलेना जो है लेड या शीशा का अयस्क है, लेड या शीशा का अयस्क है। ये सिनेवार ये आपका मरकरी का अयस्क है, किसका का अयस्क है? मरकरी का या पारा का, मरकरी का या पारा का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और हेमाटाइट ये किसका अयस्क है? लोहा का। किसका है? लोहा का। इसमें 4 अयस्क के बारे में चर्चा किए थे। चलिएगा आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, पहला आपका है HNO3, उसके बाद HCl, HCOOH, उसके बाद H2SO4। तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र होता है H2SO4, H2SO4। इसी को गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल या गंध का अम्ल बोलते हैं। गंध का अम्ल, गंध का अम्ल, गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल या गंध का अम्ल या अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। अम्ल राज अलग होता है, ठीक। ये अम्लों का राजा, अम्लों का राजा इसको कहा जाता है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा भी किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। दोस्तों ये जो आपका है HNO3 ये आपका हुआ नाइट्रिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल हो गया? ये आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल हो गया? नाइट्रिक अम्ल। HCl ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका कौन सा अम्ल हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो आप देख रहे हैं HCOOH ये आपका फॉर्मिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और दोस्तों फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी या बिच्छू के डंग में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और इसी का दोस्तों आयुपेक नाम है, इसी का आयुपेक नाम है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इस सब बात को भी ध्यान दीजिएगा। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, यानी कि फॉर्मिक अम्ल का ही आयुपेक नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। चलिएगा क्वेश्चन देखिए, कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट को ही बोलते हैं तंतु, फिलामेंट को ही क्या बोलते हैं? तंतु। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब जो देखिएगा ये व्हाइट वाला नहीं, पिलका वाला, जिसमें रहता है ऐसे टाइप का लगल रहता है, देखिएगा ऐसे करके लगल रहता है, ऐसे करके, इस तार को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना रहता है ये टंगस्टन का, किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। दोस्तों टंगस्टन का संकेत क्या होता है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टंगस्टन का संकेत आप लोग को मतलब आप लोगों को बताना है, बताइएगा। चलेगा चांदी के बारे में कुछ देख लेते हैं। दोस्तों चांदी जो है विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा धातु है, यानी कि विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन सा है? चांदी। चांदी का तार लगेगा तो वोल्टेज खूब आएगा, वोल्टेज खूब आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि चांदी का तार से यदि लाइन लीजिएगा तो आज लगाइएगा तो रात में देखिएगा तो नक्शी सहित आपका तार गायब हो जाएगा, ताकि कॉस्टली होता है। ठीक, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन होता है? चांदी। कौन होता है? चांदी। उसके बाद दोस्तों सोना के बारे में बात करते हैं। तो सोना होता है सबसे तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु। तन्य का मतलब होता है नमाड़ के खींचना, तन्य का मतलब क्या हुआ? नमाड़ करके खींचना। तो सबसे तन्य धातु सोना, सबसे तन्य धातु सोना। और प्रयोग से पता चला है कि 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोना से
2 किलोमीटर लंबी तार, मतलब यहाँ से लेकर जनता हाई स्कूल, यहाँ से लेकर कहाँ तक, जनता हाई स्कूल तक खींच सकते हैं मात्र 1 ग्राम सोना से। और नाइक्रोम, दोस्तों नाइक्रोम का तार जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। इसमें किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। इसमें किया जाता है विद्युत हीटर में किया जाता है। चलेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एकदम वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़वाइए और अभी से एग्जाम तक जुड़े रहिए, आपको फुल्ली सपोर्ट। चलिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन का जवाब आप भी दे सकते हैं। कहता है सोना, सोना कौन सोना, नींद से नहीं सोना, जगह नेकलेस बनता है, आभूषण बनता है, वो वाला सोना, ठीक। सोना का संकेत होता है, सोना का संकेत होता है। पहला ऑप्शन आपका SN है, Na है, Ag है, उसके बाद Au है, Au है। तो दोस्तों सोना जो होता है, सोना का संकेत Au होता है, सोना का संकेत Au होता है। और सोना का लैटिन नाम जो होता है ऑरम, ऑरम होता है, ऑरम। सोना का लैटिन नाम होता है ऑरम और इसी से निकला है Au। तो लैटिन नाम के आधार पर जो है सोना का संकेत होता है Au, सोना का संकेत क्या होता है Au। और दोस्तों ये जो आपका होता है Ag, Ag होता है अर्जेंटम। तो क्या होता है अर्जेंटम, 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 अर्जेंटम से निकला है Ag। अर्जेंटम जो दोस्तों है चांदी का लैटिन नाम है, तो ये किसका संकेत है, चांदी का। Ag किसका संकेत है, चांदी का। Au किसका संकेत है, सोना का। सोना का लैटिन नाम ऑरम, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा दोस्तों क्या है, उसके बाद एक सेकेंड चलिएगा थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका हुआ सोडियम का, ये आपका हो गया सोडियम का। और SN जो आपका हो गया ये हो गया टीन का, ये किसका हो गया, टीन का, ये हो गया टीन का। और ये आपका हो गया सोडियम का, ये किसका हो गया, सोडियम का, ये हो गया सोडियम का। चलेगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।